हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जोमेटो की। तो उनके शेयर प्राइसेस 19% बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई क्वार्टर वन का रिजल्ट ही इतना अच्छा आया था और उसके बाद में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। हमने कल ही न्यूज़ को कवर किया था कि भाई इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जिनका प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इनके सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है ब्लिंकिट जो मार्केट शेयर अपना बढ़ा रहा है वो ई कॉमर्स कंपनी से बना रहा है, वो किरानास का बिजनेस नहीं खा रहा है। उनका कहना है कि जो किराना वाले हैं उनकी अपनी खुद की मोनोपोली है, खुद की मार्केट है, उनसे compete नहीं किया जा सकता जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स आ रहे हैं। हाँ, जो मॉडर्न रिटेल स्टोर्स है आप उनसे compete कर सकते हो, बट जो किराना वाले लोकल शॉप्स है आप उनसे प्राइस के ऊपर और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर compete नहीं कर सकते। देखो सिंपल सी बात, उधार चलता है। अगर आपका कोई दूध वाला होगा जहां से दूध लेते होगे, उधार चलता है ना। अब आप ये भी कहोगे भाई जितनी ऐप्स है इनके ऊपर ही बाय नाउ पे लेटर वाला सीन आता है, बहुत सारी ऐप्स आती है, वो वाला सीन है, बट किराना पे कैश भी चलता है। यहाँ बाय नाउ पे लेटर पे कैश नहीं चलता उधार पे। अभी जो क्विक कॉमर्स वाली मार्केट है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है आने वाले 6-8 महीने में। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी। जेप्टो पैसा रेस कर रहा है और दबा के वो अपने आपके एक्सपेंशन प्लान के अंदर लगा हुआ है। उनका टारगेट है मार्च 2025 तक 700 स्टोर्स बना देने, जो अभी 350 ही है, मतलब 2x स्टोर्स की यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं। अगर हम ब्लिंकिट की बात करके चले, जो उनके टॉप 50 स्टोर्स है ना, वो 18 लाख रुपए का डेली ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है भाई ये। 18 लाख रुपए रोज की सेल की बात करके चल रहे हैं हम। अभी के टाइम पे जो एबिटा रिपोर्ट किया है ब्लिंकिट ने, उन्होंने 3 करोड़ का एबिटा रिपोर्ट किया है नेगेटिव में, मतलब लॉस हुआ है। अगर हम स्विगी इंस्टामार्ट की बात करके चले तो उनको तो भाई दबा के लॉस हो रहा है, अगर दिसंबर 2023 तक की हम बात करके चले। अब फ्लिपकार्ट भी इसी इंडस्ट्री के अंदर घुस रहा है, फ्लिपकार्ट ने मिनट्स निकाला है, अमेजॉन भी इसी के अंदर घुस रहा है। बहुत मजा आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर हम कंज्यूमर्स को। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करके चले तो फर्स्ट क्राई के आईपीओ के अंदर 10% के आसपास लॉस होगा सचिन जी को। उन्होंने 2023 के अंदर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था 487.44 रुपीस पर शेयर के अंदर, और अभी जो बैंड प्राइस आ रहा है उसके हिसाब से 440 से 465 के बीच का होगा, मतलब लॉस तो होने ही वाला है। अगर हम रतन टाटा की बात करके चले तो उनको 5x रिटर्न देखने को मिलेगा। महिंद्रा महिंद्रा जो कि 11% ओन करता है फर्स्ट क्राई का, उनको 6x रिटर्न देखने को मिलेगा। प्रेम जी इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो उनको 57% कम से कम गेन देखने को मिलेगी। तो देखा जाए बहुत सारे लोगों को फायदा होगा फर्स्ट क्राई के अंदर और बहुत सारे लोगों को लॉस भी देखने को मिलेगा। मैं तो बिल्कुल नजर बना के रखा हुआ है भाई कि क्या होने वाला है इन सारे सॉफ्ट बैंक बैग्ड आईपीओस का, क्या पूरी पूरी राह जाती है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ओला समझ नहीं आ रहा है। अगर हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज की बात करके चले तो उन्होंने नई सब्सिडरी बनाई है यूके के अंदर अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। अभी रिसेंटली नज़ारा ने 48.32% स्टेक्स एक्वायर करे थे पेपर बोट ऐप्स के 300 करोड़ के अंदर, जहां पर उनकी ओनरशिप 100% की हो गई है। नज़ारा की नॉर्डविन की बात करके चले तो उसने भी अभी रिसेंटली फ्रीक्स फॉर यू गेमिंग को एक्वायर किया था 213 करोड़ के आसपास। नज़ारा की एक और सब्सिडरी है नेक्स्ट वेव मीडिया, उन्होंने अल्टीमेट 3 पत्ती को खरीदा था। तो देखते हैं नज़ारा का आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। मैं मुंबई जाऊंगा तो इनके साथ जरूर शूट करूंगा। मेरा बहुत टाइम से मुंबई चक्कर ही नहीं लग रहा है। अगर हम सेबी की बात करके चले तो वो प्लान कर रहे हैं चाइनीज पार्टिसिपेशन जो भी होगा वो फॉरेन पोर्टफोलियो रूट के थ्रू आए। तो बेसिकली गवर्नमेंट एक तरीका बना रही है किस तरीके से चाइना से इंडिया में पैसा आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि भाई जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनसे पैसा आराम से नहीं आएगा, गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ में ही आएगा। अब कहा जा रहा है एफपीआई के थ्रू ही आएगा पैसा, और यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स रखे गए हैं जो कि बहुत सारी स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स रखे गए हैं, जैसे कि कोई डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है चाइनीज इन्वेस्टर के ऊपर अगर वो एफपीआई रूट के थ्रू पैसा डालते हैं। यहाँ पे एक कैप है कि भाई अगर परसेंटेज वाइज बात करके चले, जो एफपीआई है वो 33% से कम स्टेक्स ओन करता है। और एफपीआई बात करके चल रहे हैं, मतलब जो भी एफपीआई यहाँ पे बात करके चल रहे हैं, जो भी हमारे लैंड बॉर्डर से जुड़ी हुई कंट्रीज है उनके एफपीआई। तो अगर 33% तक इन्वेस्टमेंट आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो 67% जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन एलबीसी की होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पैसा आ पाएगा, अगर नहीं होगा तो भी पैसा आ पाएगा, ये नहीं है पैसा नहीं आएगा, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा सर्विलेंस लगाई जाएगी, बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगाई जाएगी ताकि कंट्रोल किया जा सके अनलिस्टेड कंपनीज को खास करके। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने कोटक बैंक को आईडीबीआई बैंक के पोटेंशियल बायर की लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अभी 3 बिडर्स अप्रूव हो चुके हैं अगर देखा जाए, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, एमरेट्स, एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक।
गवर्नमेंट अभी के टाइम पे 45.48% आईडीबीआई बैंक के अपने पास में ओन करती है। अगर हम एलआईसी की बात करके चले तो उनके पास 49.24% स्टेक्स है। अब इन दोनों का मिलके 60.7% बेचने का प्लान है। देखते हैं कौन खरीदता है। अगर हम इन्फोसिस की बात करके चले तो जीएसटी काउंसिल ने विड्रॉ कर दिया है शो कॉज नोटिस। हमने कल ही बात करी थी और ये अच्छी चीज है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी थी अच्छा हुआ इन्फोसिस के साथ ऐसा होना चाहिए। भाई पता नहीं क्या नेगेटिव सोचते हैं सबके सब। अब अच्छी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एड्रेस किया। बेसिकली जीएसटी अथॉरिटीज ने ये बोला है कि जो पैसा आया था उनकी खुद की कंपनीज के अंदर, उनको लगा था वो एक पेमेंट है जिसके चक्कर में आईजीएसटी लगता है। बट मैंने कल ही बता दिया था आपको जो मेजर इनका काम चल रहा है वो सारा का सारा काम चल रहा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर, जहां पे जीएसटी नहीं लगता है। तो आईजीएसटी तो सवाल में ही नहीं आता है ना। अच्छी बात है ये चीज सॉल्व हो गई है। बाकी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है लेबोरेटरी केमिकल्स के ऊपर 10% से 150% पे ले गए हैं और ये चीज सही नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सेंटर्स है ना उनको बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि जो पीछे से पैसा है वो तो फिक्स आएगा। जो भी इन्वेस्टर जो भी लेबोरेटरी को फंड कर रही है कंपनियां, वो सारा का सारा तो सेम ही आएगा। बट आपको जो खरीदना पड़ेगा वो महंगा हो जाएगा। बायोलॉजी लैब फैसिलिटी मेंबर का कहना है पहले 45 से 50 लाख के जो केमिकल्स आया करते थे, अब वहां पर 1 करोड़ का एडिशनल टैक्स बर्डन आएगा। मतलब 1.5 करोड़ रुपए हो गया, 3 गुना पैसा लगने लग गया, जो कि सही नहीं है। अब बहुत सारा माल भी फंस गया है जो शायद आ रहा होगा पर ड्यूटी के चक्कर में शायद वो माल नहीं आएगा। अब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया को, उनके जेम पोर्टल को वगैरह वगैरह को। बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई अभी जेम पोर्टल तैयार नहीं है, अभी आप इतने सॉलिड स्टेप्स नहीं ले सकते। बाकी मुझे नहीं पता कि केमिकल्स वालों को कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि फूड केमिकल्स का हमारा भी काम है। बहुत सारा केमिकल फूड केमिकल के अंदर तो भाई चाइना से आता है और बहुत सारी कंट्रीज से आता है। इंडिया से जो सोर्स होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे देशभक्ति वाला एंगल मत डाल देना, यहाँ पे लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली होता है, क्योंकि मुझे पता है किसी ना किसी को तो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालनी होती है। अगर हम आनंद कुमार की बात करके चले, जो सुपर 30 मूवी आई थी ना जिनके ऊपर बनी है, उनका कहना है 90% जो कोचिंग सेंटर्स हो गए वो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर बंद हो जाएगी। उनका कहना है आने वाले टाइम में ऑनलाइन कोचिंग ही प्रोमिनेंट रहने वाली है, वही सबसे बड़ा तरीका रहेगा लोगों को पढ़ाने का। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग रहेगी, बट मुझे ये नहीं पता कि टीचिंग रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो एआई आ रहा है मुझे पर्सनली समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि व्हाट इज वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी कि किस साल में क्या हुआ था, पास में जो भी हुआ था वो तो एआई कर पाएगा, रिसर्च वाला काम एआई कर पाएगा। तो काम ट्रांसफॉर्म हो गए तो पढ़ाइयाँ भी तो ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, जो कि शायद उतनी तेजी से नहीं होगी जिस तेजी से एआई ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर हम एप्पल के सीईओ टिम कुक की बात करके चले, उनका कहना है Q3 के अंदर इंडिया के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ दिखाई दी है। बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई दी है एप्पल की। 33% ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी है एप्पल की। $8 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है, जो कि एक बड़ी चीज है। अब ओवरऑल देखा जाए तो एप्पल की सेल्स ग्लोबली 5% बढ़ती हुई दिखाई दी है। खबरें निकल के आ रही थी भाई आईफोन की सेल घट रही है तो नंबर्स खराब हो सकते थे, पर बाकी सारे नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं, जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग था। सर्विस रेवेन्यू की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आईपैड के रेवेन्यू की बात करके चले तो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लोगों ने आईपैड प्रो लाइनअप लिया है। बाकी मुझे लगता है आईपैड बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट उनका जो सॉफ्टवेयर लेयर है वो उतनी लेवल की पावरफुल नहीं है। मेरे पास भी है, आईपैड प्रो ही है, बट मुझे लगता है कि उतनी पावर का यूज केस एप्स में नहीं है अभी के टाइम पे। अगर हम मैक के रेवेन्यू की बात करके चले तो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब ये तो मैं बोलूंगा कि भाई मैक से अच्छी अगर आपके पास पैसा है तो अभी फिलहाल के लिए बजट फ्रेंडली डिवाइसेस नहीं है। बजट फ्रेंडली मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैकबुक एयर से। अगर आप किसी विंडोज वाले को कंपीट करके चलोगे तो बहुत बढ़िया डिवाइस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि रीसेल भी है ना, पावर भी है। विंडोज के लैपटॉप्स आप 2 साल 2.5 साल में बोल जाते हैं। अगर आप मैक का कोई भी लेते हो तो 5 साल मजे से चलता है, उसके बाद भी अच्छे लेवल पे रीसेल हो जाता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इंटेल बेस्ड जो मैक्स है उसकी अब रीसेल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और आप ये भी कह सकते हो कि भाई विंडोज में अभी जो स्विच हो रहा है, जो आर्म प्रोसेसर्स आ रहे हैं, उससे विंडोज भी कम बैक करेगा। बिल्कुल करेगा, मुझे भी लगता है। बट अभी वो उतनी सारी डिवाइसेस मार्केट में नहीं आई है। अभी जो डिवाइसेस आई है उनका रिलेटिवली ज्यादा प्राइस है अगर हम बेसिक मैकबुक एयर से ही बात करके चले तो ये विंडो वाली लीग है, मुझे लगता है इसको 1-1.5 साल अभी लग जाएगा आगे निकलने के लिए।
अगर हम गूगल सर्च की बात करके चले तो उन्होंने डीप फेक कंटेंट को रैंकिंग से हटा दिया है। उनका कहना है जो भी कंटेंट डीप फेक के अराउंड होगा उसको वो पुश नहीं करेंगे, जहां पर भी उनको लगेगा डीप फेक का यूज किया गया है। बहुत बढ़िया चीज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एआई की बहुत बड़ी डार्क साइड है डीप फेक्स। अगर हम इंटेल की बात करके चले तो वो 15,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। सोचा था कि भाई इंटेल कम बैक करेगा, एनवीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो अभी इंटेल पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी जो चिप्स आ गए हैं, जैसे स्नैपड्रैगन ने भी अपनी चिप निकाल दी है कंप्यूटर्स के लिए, तो इंटेल का बिजनेस खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इंटेल क्या कोई कमबैक कर भी पाता है या फिर नहीं कर पाता। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो यूएस गवर्नमेंट ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन लगा दिए हैं इनके ऊपर। अब यहाँ पे एलिगेशन ये है कि भाई ये अभी के टाइम पे 80% एआई चिप मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास इन्फ्लुएंस है। ये अनफेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। अब एनवीडिया वालों ने क्लियर कट बोला है भाई हमने बहुत साल पैसा खर्च किया है, कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट करी है इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए, और हमने सारे लॉज का पालन भी किया, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। और मुझे भी लगता है एनवीडिया ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने जेमिनी ऐड कर दिया है क्रोम डेस्कटॉप वर्जन के अंदर, आप यूज कर सकते हैं। एक अच्छी चीज है क्योंकि हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट भी कहीं ना कहीं इसी एंगल के ऊपर जा रहे हैं। तो गूगल क्रोम को अगर अपने आप को बचाना था तो ये वाला फीचर उनको डालना ही था। सर्च बार के अंदर जो 3 डॉट्स आ रही है ऊपर के टाइम पे, वहां पर क्लिक करो और वहां से आप जेमिनी का यूज कर पाओगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को एज अ कॉम्पिटिटर लिस्ट कर दिया है एआई के अंदर। उन्होंने लिस्ट बनाई है जहां पर उन्होंने बताया एंट्रोपिक, Amazon, मेटा और ओपन एआई ये सब इनके कॉम्पिटिटर है। ओपन एआई ने अभी रिसेंटली सर्च जीपीटी निकाला है जो कि एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट का ही कॉम्पिटिटर होने वाला है। इस चक्कर में शायद लिस्ट किया गया है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने ही $13 बिलियन इन्वेस्ट किया था ओपन एआई के अंदर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के चलते, और ओपन एआई आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रेडिट की बात करके चले तो उन्होंने मेमोरेबल स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया जो कि एक एआई स्टार्टअप है। अगर हम रेडिट की बात करके चले तो उन्होंने मेमोरेबल को खरीद लिया है जो कि एक एआई स्टार्टअप है। अब ये करती क्या है, ये एडवर्टाइजर्स की मदद करती है, कौन सा टेक्स्ट चलेगा, कौन सी इमेज चलेगी, कौन सी वीडियो चलेगी प्रमोशनल कंटेंट के अंदर, उसके लिए, जो कि एक अच्छी चीज है। ये अपने खुद के एड वाले ऑप्टिमाइजेशन वर्जन को और बेहतर करना चाहते हैं, उस चक्कर में शायद ये पैसा खर्च कर रहे हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी नैस्डैक अच्छा नहीं खुला है भाई, तो हाई चांसेस है मंडे इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट दिखाई देगा। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।